नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा हमेशा से उच्च कोटि की रही। इस देश में राजनीतिक सिद्धांत, विचार और सुचिता हमेशा लोकतंत्र में पहले पायदान पर रहे। लेकिन आज के दौर में जब हम राजनीति को देखते हैं, उनसे जुड़े दलों को देखते हैं या उनके लिए काम कर रहे लोगों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह त्वरित लाभ लेने के लिए और विपक्षियों की छवि को धूमिल करने के लिए सुचिता, सिद्धांत और विचार तीनों के साथ ही जबरदस्त समझौता कर रहे हैं। इस देश के भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पटापेक्ष पहले भी होते थे, विचारों में राजनीतिक मतभेद पहले भी थे, लेकिन मर्यादाएं हमेशा सर्वोच्च स्थान पर रही। लेकिन आज के दौर में ये सभी चीजें गौण सी दिखती है। ताजा उदाहरण अदिति यादव का आप देख सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी हैं और जिस तरीके से उनका भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, वो इस देश की संस्कृति और विरासत और राजनीति तीनों के लिए ही सुखद संदेश नहीं है। इसी पर हम चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे सर। सर, समय देने के लिए बहुत-बहुत स्वागत आपका। जी, धन्यवाद राकेश जी। सर, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न यही है कि जो अदिति यादव का प्रकरण चल रहा है और जिस तरीके से एक लड़की की फोटो, भ्रामक फोटो, हम ये बात छोड़ देते हैं कि वो किसकी बेटी है और किस दल से के प्रमुख से जुड़ी हुई है। एक बेटी की इस तरह की फोटो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है या कुछ आप कह लीजिए शरारती तत्वों की हरकत है? राकेश जी देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी की बेटी हैं अदिति यादव। किसी गरीब परिवार की भी कोई बेटी हो सकती है, जी, किसी आम गांव की निवास करने वाली कोई बेटी हो सकती है, कस्बे की बेटी हो सकती है। इस तरीके की बेटियों के ऊपर और इतनी कुत्सित मानसिकता के साथ जी, उसको एआई जनरेटेड या ये कह लीजिए फोटोशॉप करके कोई फोटो बना देना और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देना, ये बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी चीज एक आती है कि आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता किससे है? समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के विचारकों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से। तो आप वैचारिक तौर पर लड़ाई लड़िए ना। ये तो दिख रहा है कि जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, और इनके लिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, देखिए एक आईटी सेल बहुत बदनाम है इस देश के अंदर। वो आईटी सेल ये सब काम करती रहती है, उसका पहले भी रिकॉर्ड रहा है गलत सलत सूचनाएं देने का। मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, सूचना प्रसारण मंत्री संज्ञान लें और इसकी व्यापक स्तर पर जांच होनी चाहिए कि ये फैब्रिकेटेड फेक फोटोग्राफ और इस तरीके से वायरल किया गया एक बेटी को बदनाम करना, क्या जी, पीड़ा होती है परिवार के लोगों को, उनके पिता को और अखिलेश यादव जी को निश्चित तौर पर पीड़ा हुई है, क्रोध भी आया है, आक्रोश भी है। और इस बिल आक्रोश को लेकर उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया हजरतगंज थाने में समाजवादी पार्टी के लोगों ने। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा खामोश है। बिल्कुल क्यों सर। खामोश है, ये प्रश्न है। और सर, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है महिला आयोग की, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि अगर अदिति यादव हमारे पास आती है तो हम संज्ञान लेंगे। मुझे ऐसा याद आता है सर, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जी, महिला आयोग है ही इसलिए शायद कि वो स्वतः संज्ञान भी कई गंभीर मुद्दों पर ले सकती है। और जो कानपुर में एफआईआर हुई, तो पुलिस का भी कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। बहुत अधिक जो त्वरित कार्रवाई जैसा शासन दावा करता है या सरकार बोलती है कि हमारा राज राम राज्य है, बड़े-बड़े शीर्ष नेतृत्व जो मौजूदा सत्ता वाली सरकार है, उसका शीर्ष नेतृत्व बोलता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं,
कहीं भी 12 बजे रात को आ सकती है, लेकिन एक इतने मजबूत घर की बेटी की अस्मियता जब सुरक्षित नहीं है और पुलिस की जो कार्रवाई में आप लचीलापन देख रहे हैं, इसके पीछे के क्या कारण आपको लगते हैं? राकेश जी, देखिए, ऐसा एक तो राष्ट्रीय महिला आयोग को निश्चित तौर पर, क्योंकि उसमें महिलाएं हैं और वो महिलाओं के लिए बनी हुई एक संस्था है, उसका काम है महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा करना, महिलाओं को न्याय दिलाना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। और वही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अगर ये कहेंगे कि नहीं, अब वो हमारे पास आए कंप्लेंट नहीं, ये क्या मतलब हुआ? जी। ये तो जग जाहिर है, आप स्वतः संज्ञान लीजिए। और जिन थानों में एफआईआर हुई है, जैसा आप बता रहे कानपुर में, मुझे संज्ञान में है कि हजरतगंज थाने में एक एप्लीकेशन दी गई हाँ है, सर, उस पर एफआईआर हजरतगंज, हुई है नहीं कानपुर और हुई है। प्रतापगढ़। जी जी। यस। तो वहां जो एप्लीकेशन दी गई, आप कम से कम वहां से रिपोर्ट निकलवाइए, उसके बाद डिटेलिंग लीजिए। ये काम हो सकता है प्रदेश का भी महिला आयोग करे और राष्ट्रीय महिला आयोग भी करे। अब इसके अलावा एक और चीज आपने बात की, कानून व्यवस्था। जी। उत्तर प्रदेश के आप किसी भी जिले का अखबार उठाइए, शुरू दिन से पिछले सवा 9 साल के आसपास का समय हो गया है योगी जी की सरकार का, मैं समझता हूं जिस तरीके के अपराध, हत्या और मर्डर पहले हुआ करते थे, अब जो हो रहे हैं वो बहुत बीभत्स तरीके के हो रहे हैं। ऐसे अपराध और हत्या देखने को नहीं मिलते थे, अभी बहुत ज्यादा। अब कोई अखबार उठा के देख लीजिए, डेली 4 हत्याएं, 6 हत्याएं एक एक जिले के आसपास हो रही हैं। और बड़ा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, हाल की मेरे ख्याल में 4-5 महीने पुरानी घटना है कि मुरादनगर गाजियाबाद में एक थाने के पास एक कंप्लेनेंट जाता है, शिकायत दे के आता, और शिकायत दे के बाहर आता, थाने के बाहर मर्डर हो जाता है, गोली मार दी जी जाती है जी उसको। जी। बागपत के अंदर दो पिता और पुत्र की गोली मार के हत्या कर दी गई। अपराधी नामजद है, बावजूद इसके कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। बनारस के, सॉरी, आपके गाजीपुर में हमने देखा ना अभी हालिया, हम्म। अपने एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या लखनऊ में हुई ना। और इसके अलावा राकेश भाई, उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में हत्या का रिकॉर्ड, जी मौतों का रिकॉर्ड अद्वितीय है। मतलब ये जी सर। इतिहास में दर्ज होगा। इतनी बिल्कुल सारी सर। हत्याएं हिरासत में हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि साहब कानून व्यवस्था का राज्य है हमारा, राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कौन सा राम राज्य है ये? सर, लेकिन मेरे को फिर समझ नहीं आता है कि जो सरकार है या जो सरकार के मुखिया हैं, वो क्या, ये जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, अ, जेल के अंदर जो हत्याएं हो जा रही हैं, फिर ये जनता को गुमराह करने वाली स्थिति क्यों है? सच क्यों नहीं बताना चाह रही है सरकार की अभी भी बहुत बड़े स्तर पर कानून व्यवस्था बदहाल है? क्योंकि उनके कई नेता बोल देते हैं कि 25 करोड़ की आबादी है तो छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी। आज ही का मैं बयान सुन रहा था सर आदित्यनाथ योगी का, सीएम का, कि वो कह रहे थे कि यूपी में लगातार, गोरखपुर का बयान है कि यूपी में लगातार निवेश बढ़ रहा है, रोजगार मिल रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो गया, तुरंत मिट्टी में मिला दिया जाता है महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को, पुलिसिंग अच्छी हो गई, हर जिले में पुलिस लाइन बढ़िया टेक आधुनिक शुरू कर दी गई है, स्थापित कर दी गई है। फिर ये जो आंकड़े हैं क्या सिर्फ किताबी है सर? ये आंकड़े केवल और केवल किताबी नहीं है, झूठे हैं। बहुत जी जिम्मेदारी के साथ कहूँ, ये सच नहीं है। आप एक चीज देखिए, वो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश का विकास किया 9.25 सालों में। हम जी लोग आमतौर पर तमाम चैनलों में डिबेट में बैठते हैं, तो कई बार मैं पूछ लेता हूँ भाजपा के प्रवक्ताओं से कि भाई, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग डिबेट में आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई हमने, देखिए, कान्हा स्टेडियम बनाया, हमने लोक भवन बनाया, हमने क्या नाम आपके जनेश्वर मिश्र पार्क एक्सप्रेस वे बनाया, बनवाए लोहिया सर। पार्क बनाया, एक्सप्रेस वे जी बनाया, आपका एससीएल को हम लेके आए, लखनऊ के अंदर आईटी हब बनाया। दुनिया भर के उनके काम हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछ लेता हूं तो जवाब नहीं दे पाता हूं, हिंदू मुसलमान को घूम के आ जाते, दंगों पर आ जाएंगे। उनसे मैं पूछता हूं कि भैया, आप मुझे ये बता दो कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल तक कोई एक बिल्डिंग आपने बनाई हो जिसको ये हम कह सकते हो आप लोग कि साहब ये कि ये हमारे विकास का एक एग्जाम्पल है, ये हाँ, पर बेंचमार्क वो तो है 80 हमारा? करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं ना सर। कहीं नहीं है। अब आप उत्तर प्रदेश की बात करूंगा मैं, 80 करोड़ तो चलो केंद्र दे रहा है, उस पर भी हम्म। आऊंगा। दूसरी एक और चीज आती है, आप कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक योजना सरकार ने लॉन्च की। जी आज की तारीख में मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं फिरोजाबाद के व्यापारियों से बात करता हूं तो वो करा रहे हैं
कहीं कोई सरकारी सहायता नहीं है। आगरा के लेदर उद्योग, जूता उद्योग वालों से बात कर लो, मुरादाबाद के पीतल उद्योग से बात कर लो, कन्नौज के इत्र उद्योग से बात कर लो, आप कानपुर के टेनरी उद्योग से बात कर लो, कौन सा भदोही के कालीन उद्योग में आप बात कर लो, बनारस के साड़ी उद्योग में आप बात कर लो, कौन से जिले में आप जाएंगे, कहाँ ओडीओपी कामयाब है भाई। आप एक चीज देखिए, मैं बहुत जमीनी चीजों पर, खासकर मेरा प्रिय सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मैं इटावा के अंदर इटावा विकास मंच मैंने बनाया, न्यू इटावा की मैं मांग भी कर रहा हूं। और हम कह रहे हैं कि आप एक जिले में नहीं, हर जिले में क्लस्टर इंडस्ट्रीज को लेकर आइए। आप सरकार में, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी धर्म के ऊपर है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन पेट धर्म से नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए उन हाथों को रोजगार चाहिए, जो युवा हाथ इस देश के अंदर फॉर्म भर रहा है और पेपर लीक हो रहे हैं। प्रश्न इस बात का, आप उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दीजिए, वो दे ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। चिंता का विषय ये है। बड़ी विडंबना है सर कि अभी पुलिस आरक्षी का पेपर हुआ, 32,000 पद थे और 28 लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा। और मैं खबर पढ़ रहा था और लिख भी रहा था, तो कई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे तक के स्तर के बच्चे थे फॉर्म भरने में। सर, जी अखिलेश यादव की जो राजनीतिक स्थिति आप आज के तौर पर देख रहे हैं, पहले अखिलेश यादव की माता जी के ऊपर हमला हो जाता है, विवादित बयान आता है, अखिलेश यादव उस पर बोलते हैं कि अपने राजनीतिक मजबूरियों की वजह से मेरी माँ को राजनीति से दूर रखिए। अब बेटी बेटी को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि ऐसे लोगों को बीजेपी बल दे रही है। चाचा शिवपाल यादव का बयान आया कि अगर हम लोग प्रतिक्रिया देने पे आ गए तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी। सर, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज की राजनीति का ये क्या रूप है कि जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उन पर तो आक्रमण आप कर ही रहे हैं, और वैचारिक आक्रमण होने भी चाहिए, लेकिन परिवार के लोगों पर ऐसी पोस्ट आ जाना, ये वो एक 23 साल की बच्ची है सर, और बता देना कि कई करोड़ रुपए लेके वो एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ भाग गई है, जो पोस्ट में लिखा गया है। तो जी। ये क्या मौजूदा सत्ता दल की अलग तरह की राजनीति, और ये आप कितना खतरनाक समझते हैं इस तरह की राजनीति को? राकेश जी देखिए, बहुत खतरनाक है। और इस तरीके का विचार विगत कुछ सालों में, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ करूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद, इससे पहले की राजनीति को हमें और आपको पढ़ना पड़ेगा। जी। आप 90 के दशक की राजनीति को ले लें, या 4 अक्टूबर 1992 को जब मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था, उस समय से लेकर समाजवादी पार्टी की राजनीति को भी ले लें, और अन्य दलों की राजनीति को आप ले लें, बसपा की भी राजनीति को उठा लें, आज के डेट में उस समय जो शब्दों का चयन होता था, जो बोली बोली जाती थी, नेता प्रतिपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, एक मर्यादा होती थी, एक नैतिकता होती थी, एक सिद्धांत हुआ करते थे, और सब एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। लेकिन आज की राजनीति कहाँ पहुंच गई है। और दूसरी चीज, आप एक चीज देखिए, हमने इस देश के बहुत प्रधानमंत्रियों को देखा है, उनके भाषण सुने, और जिनके हमें नहीं उपलब्ध हुए, हमने पढ़े हैं भाषणों। जी। प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, उनके भाषणों का संकलन किया जाता है, वो पूरा पूरा जी। पब्लिश होता है। अब जी। आप एक चीज देखिए, कैसे भाषण हमारे प्रधानमंत्री जी के रहे। दीदी और दीदी आप कर रहे थे, जी। मंगलसूत्र सिंदूर बिछिया ये सब आप उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, तो भैंस ले जाएंगे, ये चली जाएगी, क्या यार आप बोल रहे हो भाई। जी। आप इस देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए हैं। आपकी भाषा, एक एक शब्द जो होता है वो जनता के लिए रोड मैप होता है, रोल मॉडल होते हैं आप समाज समाज के अंदर। लेकिन आपकी भाषा ऐसी है, तो फिर निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि ये भाषा उनका कार्यकर्ता ही बोलेगा, उनके यहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी विचारधारा, और निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित होकर इस तरीके की पोस्ट एक बेटी के खिलाफ डाली गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय है, और इस पर एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को नजीर पेश करनी चाहिए कि एक ऐसी कठोर कार्रवाई करे, जो भी आदमी दोषी है। वहां तक पहुंचना बहुत आसान मुश्किल काम नहीं, आप आईपी एड्रेस से निकालेंगे, ये उसकी स्टार्टिंग कहां से भी पकड़ में आपको आ जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि इच्छा शक्ति, क्या ये सरकार के अंदर, योगी सरकार में ये इच्छा शक्ति है कि वो ये कार्रवाई करे। प्रश्न ये है। दूसरी चीज आती है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अपनी जगह है, ठीक है, आप लड़िए, देखिए मुद्दों पर चुनाव होता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप एक चीज देखिएगा, प्रजा न्यूज के लोग भी देखेंगे, प्रजा हित के, सॉरी, कि आज आप किसी डिबेट में देख लीजिए, किसी बड़े नेता से लेके आप
छोटे नेता तक चले जाइए भारतीय जनता पार्टी की या उनके सहयोगी दलों के, अगर आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो वो केवल और केवल अतीत में जाते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई अतीत है नहीं। जी। उनका क्या हुआ, उनका अतीत इतना सा है कि वो कभी जनता पार्टी थे, कभी जनसंघ थे, अब भारतीय जनता पार्टी है, और आगे आने वाले समय फिर नाम बदलने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, नाम बदलना उनका चरित्र है। जी। प्रश्न एक और है कि आप कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने इतने साल राज किए, इसने इतने साल राज किया। अरे भाई साहब, आपके 12 साल में ये देश पीछे चला गया है। आर्थिक स्तर पर आप देख लीजिए देश की स्थिति क्या है, आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, आपके देश के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं। आप ये कहते हैं, अब मैं आंकड़े देखता हूँ कई बार कि साहब 80 करोड़ 82 करोड़ का फ्री राशन बांट रहे हैं 5 किलो, और फिर ये कहते हैं नहीं साहब ऐसा है कि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि साहब उसमें से 25 लाख लोग बाहर आ गए हैं गरीबी रेखा से। तो भैया वो 25 लाख का क्या आपने राशन बांटना बंद किया? कोई आंकड़ा है आपके पास कि भाई हमने इन जिलों में इतने इतने लोगों को राशन देना कम कर दिया, ये गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं? या ये बता दो कि भैया 80 करोड़ से बढ़ के अब वो 87 करोड़ या 90 करोड़ हो गई है। इस देश का हर आदमी कर्ज में डूबा हुआ है, हालात बद से बदतर हो गए हैं, आप नौकरी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका के अंदर आपसे आपके लोगों को जिस तरीके से हथकड़ी और बेड़ी लगाकर भेजा जाता है, आप चुपचाप यहाँ रहते हैं। इसके बाद अभी 3 सैनिक मार दिए गए आपके, अमेरिका ने हमला किया जहाज के ऊपर, और ये जानते हुए कि उस पर 24 भारतीय हैं, बावजूद जी। इसके आप चुप हैं, आप बधाइयां ले पीएम रहे तो हैं। फ्रांस चले गए ना सर अब। पीएम तो 18 अब तारीख तक अब देश में है ही नहीं, तो अब इस पे बयान भी कौन देगा? ये एक अलग विडंबना है। सर, आज आजमगढ़ में आदित्यनाथ योगी सीएम ने एक बयान दिया, मैं कोट करना चाहूंगा कि जो उनकी बेटी पर टिप्पणी की उसके हम खिलाफ है, हमने एफआईआर दर्ज करवाई। और बेटी बेटी होती है, हम तो उस संस्कार में पले हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश यादव जी, आप दूसरों को उपदेश देते हैं, अपने चेले चपाटों को कह दीजिए कि अपनी भाषा का संयम करे। उनके सहयोगी दल हैं और ओपी राजभर सुभाषपा के, उन्होंने ये बयान दे दिया कि हमें दुख है कि अदिति यादव पर ऐसी टिप्पणी हुई, लेकिन अखिलेश यादव कैसी बयानबाजी करते हैं, उनको अपनी भाषा पर भी संयम रखना चाहिए। अब क्यों मिर्ची लग रही है? कई लोगों ने ये पोस्ट किया कि क्या वो बात भूल गए कि लड़कों से गलती हो जाती है। सर, थोड़ा सा इस पर आप बताइए कि क्या दुख जताने के साथ जो ये कॉमा लगा के आ, एक तरह की स्वीकृति भी दी जा रही है कि अगर हम ऐसे आगे भी जारी रखेंगे कि आप अपने चेले चपाटों को समझाइए, अपने लोगों को समझाइए, ऐसा ना करें, अगर ऐसा करेंगे तो हम भी करेंगे, लेकिन हाँ, हमें दुख तो जरूर है। नहीं, अब इसमें दो चीजें, एक बयान है योगी आदित्यनाथ जी का। जी। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही, मैं समझता हूं कि वो केवल बात तक नहीं रहनी चाहिए, उस पर जी। क्रियान्वयन होना चाहिए, जी। और जो भी कल्पित है उसको जी। पकड़ा जाना चाहिए। कौन आदमी है उसके पीछे, उसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं ये केवल एक बयान भर बन के रहेगा, इसके आगे कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली नहीं है। और जो दोषी है उस तक कैसे पुलिस पहुंचेगी, या ये खबर भी थोड़े दिनों के बाद धूमिल हो जाएगी, कोई नया मामला आ जाएगा, वहां जी। चलेगा। दूसरी चीज आती है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने जो बात की, कि जिस तरीके की बयानबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, उन्हें खुद याद नहीं होता कि हमने पहले क्या बोला था, अभी क्या बोला और कल हम क्या बोलेंगे, उन्हें खुद याद नहीं रहता। दूसरी एक और चीज आती, जिस तरीके आपने कहा कौमा लगा के, मुझे नहीं याद है कि अखिलेश यादव जी ने या विपक्ष में रहते हुए जयंत चौधरी ने, अब भाजपा के साथ आ गए, इससे पहले वो भी विपक्ष में रहे हैं या कोई और भी नेता रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग रहे हैं, किसी ने इस तरीके की निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग कभी किसी के लिए किया हो? दूसरी चीज आती है, अब एक बयान कोट किया गया कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जी। ये अक्सर मैं समझता हूं जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं बैकफुट पर आते हैं, फंसते हैं, तो वो इस बयान का जिक्र कर देंगे, मायावती जी के साथ हुई घटना का जिक्र कर देंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे गिनवा देंगे, उत्तर प्रदेश के जो दंगे हुए नहीं हुए उनके आंकड़े गिनवा देंगे। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि भाई साहब, महिलाओं के लिए अखिलेश यादव की सरकार ने 1090 चालू किया, जी। बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी। सर्वाधिक लैपटॉप बांटे बिना किसी जाति धर्म संप्रदाय को देखे हुए, सबको बांटे ना, उन्होंने लैपटॉप दिए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मेरा निजी एक्सपीरियंस है
कि अखिलेश यादव आज की तारीख में भी मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दे रहे हैं समाजवादी पार्टी हाँ, की तरफ बिल्कुल से। देंगे। ये बड़ी चीज है। आज की तारीख में सरकार ने वादा किया कि साहब हम 50,000 स्कूटी बांटेंगे। ये कब किया था? 2022 के चुनाव में किया था। आज तक किसी मेधावी छात्रा को भी स्कूटी मिल गई हो, किसी गरीब को मिल गई हो, किसी जरूरतमंद को मिल गई, मुझे तो नहीं दिखाई देता है कि कहीं कभी आपने कुछ ऐसा दिया। अच्छा, फिर आप एक चीज देखिए, हिंदुस्तान के हर राष्ट्रीय अखबार फुल पेज का विज्ञापन आजकल उत्तर प्रदेश का चल रहा है, उसमें जिलेवार आ रहे हैं विज्ञापन। उन जिलों की वास्तविकता को आप अगर जाके परखेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं में आप परख लीजिए, चाहे वो उद्योग केंद्र के स्थापन में आप देख लीजिए कितने उद्योग स्थापित हुए हैं। स्मार्ट सिटीज की बात करें तो आप स्मार्ट सिटीज में परख लीजिए, कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। और मैं वास्तव में कह रहा हूं, देखिए ऐसा है, एक नैरेटिव जो सेट किया गया जिसमें ये सिद्ध किया भाजपा ने कि भाई ऐसा है कि ये समाजवादी लोग हैं, ये कांग्रेसी लोग हैं, ये बाकी अन्य विपक्षी दलों के लोग हैं, ये सनातन द्रोही है, हम ही हैं सनातन के रक्षक। अब वो सनातन के रक्षक हैं, इस नैरेटिव पर लड़ने के लिए, काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों को जिस तरीके से आगे आना चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग काउंटर दे नहीं पाते। जबकि बहुत अच्छे काउंटर, देखिए ऐसा जी, डेवलपमेंट जनता क्या चाहती है, डेवलपमेंट है। सनातन क्या है? सनातन किसी के बनाने से नहीं बना है और किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। सनातनी तो हम भी हैं, आप भी हैं, हर आदमी है बिल्कुल, जो भारत में जन्मा है, सनातनी परंपराओं को मानता है, वो सनातनी है। अब सनातनी का सर्टिफिकेट मुझे कोई विश्व हिंदू परिषद देगी, आरएसएस देगी, या भारतीय जनता पार्टी देगी, या केवल वही सनातनी माने जाएंगे जो राम मंदिर अयोध्या जाएंगे? ये कौन सा पैरामीटर है भाई? अरे मेरी आस्था माता वैष्णो देवी में, मैं वहां जाता हूँ। बिल्कुल। अब जरूरी है कि मैं अयोध्या जाऊं, वहां दर्शन करूं, तभी सर्टिफाइड सनातनी बनूंगा? नहीं तो नहीं रहूंगा। किसी की आस्था भगवान शिव में है, किसी की साईं बाबा में, किसी खाटू श्याम में, जिसकी जहां मर्जी वो जाएगा। और जी, आपने सनातन के नाम पर अयोध्या को क्या बना के रखा है भाई? जी। पर्यटन स्थल बना दिया आपने उसको। और पर्यटन स्थल कहीं ना कहीं श्रद्धा से दूर हो जाते हैं। सर मुझे याद है जब, जी, जी, नहीं, जी। एक लाइन और कहूंगा बिल्कुल, राकेश बिल्कुल, भाई, आपसे मुझे बात याद, करूँ। वो मुझे याद आ रहा है कि आपके झारखंड के अंदर जी। जैन समाज का एक तीर्थ स्थल है, हुँ। जिसको वहां की हेमंत सोरेन सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की, वो योजना दी, तो सारे देश में विरोध हुआ। जैन जी, समाज ने इतना विरोध दर्ज कराया कि उस योजना को उनको वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा ये हमारा तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल नहीं बनाने देंगे हम आपको। यही होना चाहिए अगर आप सच्चे सनातनी है। अब दूसरी एक और चीज आ गई है, जिस मंदिर को बनाने का श्रेय आप लेते हो, हालांकि भाजपा का उसमें कोई लेना देना था भी नहीं, पार्टी तक नहीं थी उसमें ना, उसका चंदे वंदे से कोई मतलब है। आज की तारीख में विश्व हिंदू परिषद, आपने ट्रस्ट बनाया, सरकार की जिम्मेदारी थी ट्रस्ट बनाने का। ट्रस्ट आपने बनाया, ट्रस्ट बनाने के बाद जिन लोगों को आपने रखा वो आपके अपने लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं ज्यादातर। जी। उनमें अब चंदा वहां पर चोरी हो रहा है, ये मामला अखिलेश यादव ने उठाया, बिल्कुल। बिल्कुल सही उठाया। अब जिस तरीके के प्रमाण निकल कर आ रहे हैं, नृपेंद्र मिश्र को जब जाना था तय डेट से पहले गए, वहां होके आए, फिर दोबारा पहुंचे, खबर लगी कि आज या कल में भी फिर पहुंचे हैं दोबारा। अब इस तरीके की चीजें चल रही, और ये सामने आ गया कि वहां ज्वेलरी जो लोगों ने श्रद्धा भाव से चढ़ाई उसकी चोरी हुई, जी, पैसे जो नगद चढ़े उनकी चोरियां हुई। अब इसमें वो कह रहे साहब ये हमारी गोपनीय जांच चल रही है, चंपत राय जी का बयान आया था कि अब गोपनीय जांच क्या होती है भाई? आप एसआईटी गठित कर रहे हैं तो कम से कम आप, अगर मैं पारदर्शी हूं तो मैं ये कहूंगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से जांच करा ली जाए, जी। सीबीआई से जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी ठीक का बात है। आज तक जितनी एसआईटी बनी है, किसी एसआईटी का कोई सकारात्मक रिजल्ट आया हो तो बता दीजिए, मुझे तो याद नहीं है कि किसी एसआईटी ने कोई सकारात्मक रिजल्ट दिया हो। लोगों को याद भी नहीं रहता कि सर किस मामले में कौन सी एसआईटी गठित हुई, जहां तक मैं समझ पाता हूँ। सर एक अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि जी, आने वाले समय में चुनाव है, अगले साल के शुरुआत में ही चुनाव, क्या सर ये इन तरह के मुद्दों पे ही होगा कि विपक्ष ने, जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदे का मामला उठाया और ठीक उसके बाद ये उनकी बेटी का प्रकरण हो गया, क्या इसी में मुद्दे उलझे रहेंगे कि जो जनता के मुद्दे हैं उन पर भी चुनाव अब इस देश में देखने को मिलेंगे, या अब मुद्दे ऐसे ही रहेंगे और इसी में विपक्ष को भी अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी इन्हीं तरह के मुद्दों के साथ? राकेश जी देखिए,
भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने में बहुत माहिर है। बंगाल की सरकार गई, बंगाल में चुनाव हुआ, परिणाम भाजपा के पक्ष में आया। ये वहां अखिलेश यादव या उनका कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल में नहीं था, जी सरकार में नहीं था, मतलब यहां तक कि वहां कोई इन्वॉल्वमेंट किसी तरीके का नहीं था। जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। पूरा के पूरा बंगाल चुनाव का नैरेटिव फिट किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपको बता रहा जी, हूं। दूसरे बड़ी नंबर बात पर कह रहे हैं सर आप। केवल अतीत पर बात होगी, जी वर्तमान पर बात नहीं होगी कि हमने अखिलेश यादव की सरकार, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं सपा के लोग बोले कि भाई जी साहब, अखिलेश यादव की सरकार 12 से 17 तक रही, 5 साल। जी आप 17 से 26 तक हैं, 10 साल हो गए हैं। जी, 10 साल के अंदर आपकी उपलब्धियां कम से कम अखिलेश यादव के डबल ना होती तो बराबर तो होनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक बात है सर। आधी भी नहीं है भैया। और इन हम्म। मुद्दों पर जब तक नहीं घेरा जाएगा, जी भारतीय जनता पार्टी, देखिए, हिंदुत्व, सनातन, हिंदू मुसलमान और बंगाल, ऐसा नैरेटिव गढ़ेगी कि जी, वो समाजवादी पार्टी के लोग जो बोलेंगे वो नक्कार खाने में तूती की आवाज बन के रह जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़े होमवर्क की जरूरत है समाजवादी पार्टी को, जो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में भी जमीनी धरातल पर कहीं दिख रहा हो। तो क्या फिर सर अखिलेश यादव एसी और पीसी वाले तो नेता नहीं बनते जा रहे? एक इस पर थोड़ा सा मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, आज तक, अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, बड़े मुद्दे हुए, नीट एग्जिट, पेपर लीक, बड़े सारे जी पेपर लीक, समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को उनके सारे अनुवांशिक संगठन जितने भी हैं, चाहे लोहिया वाहिनी हो, छात्र सभा हो, अधिवक्ता सभा हो, जितने भी प्रकोष्ठ हैं, सबको एकजुट होकर उतरना चाहिए। अभी क्या चल रहा है कि समाजवादी पार्टी में मैं देखता हूं जो लोग हैं, वो अपना चेहरा अखिलेश जी के सामने लाने की कोशिश करते हैं कि हम सब बिल्कुल। आपके लिए डेडिकेटेडली लगे हैं। जी जमीनी धरातल पर कोई आदमी काम करना नहीं चाह रहा है, या ये कह लीजिए कि ये दौर वो आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के शासन का, जैसा कभी अंग्रेजों का दौर हुआ करता था कि लोग सामने आने से डरते थे। वही स्थिति कार्यकर्ताओं की है। आपको जी कार्यकर्ता को मोरली बूस्ट करना पड़ेगा, संगठन को जिम्मेदारी देके अच्छे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं लाएंगे, 27 का चुनाव भी कहीं 22 की जैसा ना हो जाए कि आप बाउंड्री वॉल को छूते छूते रह जाएं। मैं जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी को अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर को अगले 60 से 90 दिन के अंदर पूरी तरीके से कील कांटे से बूथ लेवल तक दुरुस्त करना ही पड़ेगा, अगर आप भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हो तो। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। अब देखना है दर्शकों कि क्या इस देश के अंदर जो राजनीतिक परंपराएं हैं वो वापस से अपने पुराने स्तर को छू पाएंगी, या अब जो चुनाव है और राजनीतिक जो टीका टिप्पणी है वो इसी तरीके से निम्न स्तर पर चलते रहेंगे। हमारे साथ तमीम दुबे सर थे। सर वापस बहुत बहुत आपका एक बार फिर से शुक्रिया समय देने के लिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।